मैं किसी एक को उठा लूँ, अगर मान लो मैंने 1 3 उठा लिया तो मुझे 3 1 भी लिखना पड़ जाएगा भाई, सममित भी होना चाहिए। तो देखो ये जो x1 है ना भाई साहब, ये तो नेगेटिव है यार, ऋणात्मक है क्योंकि 0 से छोटा है। ये जो x2 है ना भाई साहब, ये तो पॉजिटिव है, धनात्मक है ना, 0 से बड़ा है। तो नीचे वाली चीज़ तो कभी इंक्लूड नहीं होती, तो ये ओपन ही रहेगा। लेकिन इक्वल है तो ऊपर वाली चीज़ इंक्लूड होती है, तो इसको डार्क कर देना। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम चैप्टर नंबर 1 की विविध प्रश्नावली कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। और इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको इस चैप्टर का बेसिक आना चाहिए, तो इसलिए आप पहले, अगर आपने नहीं देखा है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तो आप वो देख लेना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लेना, यानी प्रश्नावली सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। साथ ही साथ जो इस लेक्चर का PDF होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको आराम से समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। बस आपको बेसिक आता हो थोड़ा, है ना, बेसिक आता हो, ठीक है, तभी आप ये लेक्चर देखना। यहाँ पे क्या है, बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि एक फलन है जो यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है ना, यानी कि ये इसका डोमेन हो गया यानी प्रांत, और इसका कोडोमेन यानी सह प्रांत है, ठीक है। fx की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि भाई fx क्या है, ठीक। और ये जो फलन है ना, ये हमें दिखाना है कि ये एक की यानी कि 1 1 है, और आच्छादक यानी कि ऑन टू है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले जो यहाँ पे लिखा है इसको मैं सिंपली समझाऊं कि भाई देखो, जो फंक्शन है अपना वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, R से, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से यहाँ पे डिफाइंड है, जहाँ पे x क्या हो, रियल नंबर, लेकिन ऐसा रियल नंबर यानी ऐसी वास्तविक संख्या x जो -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है, बराबर भी नहीं, ठीक है। अब देखो यार, f(x) क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे f(x) जो है वो दिया गया है x डिवाइड बाई 1 प्लस mod x, ठीक है। अब यार कैसे दिखाते थे हम एक की यानी कि 1 1, पहले इसकी बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा भैया, आपको जो मैंने बेसिक पढ़ा है ना, आपने वो लेक्चर देखे हुए हूँ तभी यहाँ पे देखना। तो जब हम 1 1 यानी एक की प्रूफ करते थे तो उसके लिए हम क्या बोलते थे पहले कि भाई फॉर ऑल x1 x2, यानी जितने भी x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं, मान लो यहाँ जो प्रांत वाला समुच्चय है यानी कि R है यहाँ पे, जैसे इससे, है ना, हम पहले मान लेते थे, है ना, हम पहले मानते थे कि चलो भाई माना, ठीक है, f(x1) बराबर आ जाए अगर f(x2) के, है ना, याद है ना डेफिनेशन। तो यहाँ से अगर ये इंप्लाई कर देगा x1 x2 के बराबर है तो ये 1 1 यानी एक ही होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, है ना। चलो देखते हैं। अगर मान लो f(x1) बराबर f(x2) है तो क्या बोल सकते हो आप कि यार देखो, अगर आप x पुट कर रहे हो तो ये मिल रहा है, यानी कि अगर x1 पुट करोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 रख दोगे, और अगर आप x2 पुट करोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x2 रख दोगे, यही आएगा, सीधी सी बात है ना, यही आएगा ना भाई। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, f(x1) की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये मिलती है, वो लिख लेते हैं x1 1 प्लस मॉडुलस के अंदर x1, ठीक है, बराबर। ये जो देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, 1 प्लस मॉडुलस के अंदर x2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको मैं समीकरण 1 बोल के छोड़ देता हूँ यहीं पे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अलग अलग केसेस में सॉल्व होगा। अलग अलग केसेस में क्यों सर? क्योंकि देखो भैया, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन कहानी में आ गया है ना, मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ पे हम अलग अलग केस बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा भैया केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, केस फर्स्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलूँगा समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में जब x1 कुछ ऐसा रखा जाए, है ना, इस समीकरण में जब x1 कुछ ऐसा रखा जाए जो 0 से बराबर हो या बड़ा हो, और x2 भी कुछ ऐसा रखा जाए जो 0 से बड़ा हो या बराबर हो, है ना। समीकरण 1 में x जब यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको पता है, देखो पहले मैं समझा दूं कि भाई मोड x हमने क्या पढ़ा था। मोड x हमने पढ़ा था कि देखो यार, ये या तो -x देता है या फिर x देता है। -x कब देगा, जब x छोटा होगा 0 से, है ना, और यहाँ पे x कब देगा, जब x बड़ा या बराबर होगा 0 के। यही पढ़ा था ना हमने। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब हो गया कि अगर ये x1 नेगेटिव है तो ये माइनस का तो ओपन होगा, 0 है या पॉजिटिव है तो प्लस के साथ ओपन होगा। अपने केस में हम देखेंगे तो x1 पॉजिटिव है या फिर 0 है
है ना, और x2 भी ऐसा ही है, तो यानी कि ये प्लस वाले के साथ ओपन होगा अभी इस केस में। यानी अगर मैं फर्स्ट केस में, है ना, समीकरण 1 में ये देखूं कि x1 और x2 मैंने यहाँ से लिया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये प्लस के साथ ओपन हुआ होगा, है ना। ऊपर तो मोड है नहीं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। नीचे देखो ये प्लस के साथ ओपन हुआ होगा, मोड हटा दिया मैंने। ऐसे ही यहाँ पर x2 के केस में भी होगा भाई, है ना। ये भी, है ना, नॉन नेगेटिव है, यानी नेगेटिव नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, तो ये भी कुछ ऐसा ही आया होगा, है ना। अब इसको जरा आप सॉल्व कर लो, इसको जरा आप सॉल्व कर लो, है ना। x1 x2 रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, है ना, रियल नंबर ही, ठीक है। तो x1 गुणा में 1 करोगे x1 आ जाएगा, प्लस x1 x2 आ जाएगा बराबर, यहाँ से x1 गुणा में 1 करोगे x2 आ जाएगा, x1 नहीं x2 है, ठीक है। और x2 गुणा में x1 क्या हो जाएगा, x1 x2। तो यहाँ से भाई साहब देखोगे तो आपको सीधा सीधा क्या दिख रहा है, x1 बराबर x2, है ना। इसका मतलब जो है कि जो फलन है, फलन एक एक ही है ना, एक एक ही है ना, केस 1 में। अभी हमने सारे केस चेक ही नहीं किए, है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि पूरा फलन ही एक एक ही हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मैंने अभी केस 1 में ही तो चेक किया है, तो केस 1 के लिए तो एक एक ही है, इतना तो क्लियर हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि f(x1) f(x2) की ही वैल्यू थी, इन्होंने इंप्लाई कर दिया कि x1 बराबर x2 है, ये तो केस 1 हुआ भाई, है ना। अभी आपको ऐसे ऐसे और केस डिस्कस करने हैं, जैसे कि केस 2 की बात करूँ मैं, है ना। सेकेंड केस का क्या मतलब हुआ, है ना, केस का क्या मतलब हुआ, जब समीकरण 1 में जो x1 है वो भी 0 से छोटा है, व जो x2 है वो भी 0 से छोटा है, ऐसा कुछ रखा जाए। जब समीकरण 1 में x ये और ये हो, है ना, जब ये हो तब क्या होगा भाई, है ना, तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा। तो देखो यार, सीधी सी बात है भाई, समीकरण 1 इसको बोल रहा हूँ ना मैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे x1 0 से छोटा है, माइनस से तो ओपन होगा, यहाँ पर भी ये माइनस से तो ओपन होगा। कहने का मतलब है कि ऊपर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, है ना, ऊपर तो ठीक है x1, नीचे क्या होगा 1 माइनस x1, क्योंकि माइनस से तो ओपन हुआ है, क्योंकि 0 से छोटा है। x2 भी 0 से छोटा है, तो ये भी माइनस के साथ ही ओपन होगा। इसको आप सोल्व कर लेना यार, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया। आप देखोगे एंड में आपको x1 बराबर x2 मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो फलन है एक एक ही है केस 2 में भी, है ना, फलन एक एक ही है, 1 1 है ना, केस 2 में भी, केस सेकंड में, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ तक बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है ना, हाँ ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब केस 3 की बात कर लेते हैं भाई, है ना, केस 3, है ना, केस 3 या थर्ड केस बोलना ज़्यादा सही रहेगा, तीसरा केस, है ना। तीसरे केस में क्या बोल रहे हैं, है ना, जब समीकरण 1 जो है ना अपनी, समीकरण 1 में x1 छोटा हो 0 से, और लेकिन जो x2 है वो बड़ा हो जाए, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, है ना। अब ये केस स्पेशल केस है भाई, इसके लिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ दे रहा हूँ कि स्पेशल केस क्यों है, यहाँ पे नोट लिख देना। अभी मैं ये जगह जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, मैं करा नहीं रहा यहाँ पे कुछ, क्यों, क्योंकि फिर जैसा पैटर्न पिछले बार था वैसा ये बताने लग जाऊंगा, फिर आप थोड़ा सा भटक जाओ। अभी छोड़ दो ये जगह, मान लो, है ना, मान लो कि जैसे पहले करते हुए वैसा हम करें, तो मुझे पता है कि भाई x1 तो 0 से छोटा है, तो जब समीकरण 1 की बात कर रहे हैं हम, यानी इसी की, इसमें अगर x1 0 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसी समीकरण के लिए अलग अलग केस बन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x1 तो माइनस के साथ ओपन होगा, लेकिन x2 की अगर हम बात करें तो वो 0 से बड़ा है, यानी कि वो प्लस के साथ ओपन होगा। समझ में आ रही बात? यहाँ ये ऐसे ही करते हैं ना हम। अब जरा ध्यान से देखो, ये केस स्पेशल क्यों है, ये केस सबसे अलग क्यों है, क्योंकि सर हर बार क्या हो रहा था कि आप f(x1) f(x2) जो भी रखते थे उससे चेक करते थे कि क्या x1 x2 के बराबर आ पाएगा क्या, जब इमेजेस बराबर हों। इस केस में क्या है साहब कि आप आगे चेक करे बिना ही यहीं पे बोल दोगे यार कि देखो ये जो x1 है ना भाई साहब, ये तो नेगेटिव है यार, ऋणात्मक है, क्योंकि 0 से छोटा है। ये जो x2 है ना भाई साहब, ये तो पॉजिटिव है, धनात्मक है ना, 0 से बड़ा है। नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव चीज़ के बराबर होगी नहीं, तो आप यहीं पे बोल पाओगे कि x1 तो बराबर ही नहीं आ रहा है x2 के। फिर हम ये क्यों चेक कर रहे हैं
इसलिए कर रहे हैं साहब क्योंकि देखो यहाँ पर एक कहानी तो ये चलती है, एक कहानी तो ये चलती है कि अगर इमेजेस बराबर हो जाएं, जैसे यहाँ पे कोई x है, यहाँ पे कोई x है, ये मान लो x1 है, ये x2 है ना, ये दोनों अगर सेम चीज़ को दे रहे हैं, यानी कि इसकी इमेज f ऑफ x1, इसकी इमेज f ऑफ x2 बराबर आ जाए, तब हम देखते कहीं ये दोनों तो सेम नहीं थे। जैसे मतलब ये 5 था तो क्या पता ये भी 5 रहा हो, दोनों ने 6 इमेज दी है, हमें देखने में तो अलग अलग दो जगह दिख रहा है, बट असलियत में ये एक ही चीज़ है यार। तो मतलब 5 की इमेज ही 6 है, तो कहने का मतलब ये 5 6 से कनेक्टेड है, एक ही चीज़ है वो, है ना। हमने बस दो x1 x2 को अलग अलग चीज़ समझ ली। लेकिन क्या हो कि अगर जैसे मान लो कि ये कुछ और होता, मान लो 8 होता, तो ये अलग अलग होते हुए भी सेम इमेज दे रहा, तो ये ऑन टू हो जाता, सॉरी ये मैनी वन हो जाता, मतलब बहु एक हो जाता। लेकिन सर एक और कहानी में ट्विस्ट है कि अगर ये दोनों बराबर ना हो, अगर ये दोनों बराबर ना हो और तब इनकी इमेज सेम आए, तब तो ठीक है। लेकिन सोचो कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है लेकिन इनकी इमेजेस भी बराबर नहीं आ रही, वो 6 दे रहा है तो ये मान लो 7 दे रहा है, कुछ और दे रहा है। अब अगर ये बराबर नहीं थे तो वो भी बराबर नहीं आया, तब भी तो ये एक ही है ना। तो वही चीज़ है भाई कि अगर x1 x2 बराबर नहीं है अपने केस में, तो हम चेक करेंगे कि जो इनका y आ रहा है, जैसे इसका y इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, प्रतिबिंब कहीं वो तो अलग अलग नहीं है, हम वो चेक करेंगे, है ना। तो वो चेक कैसे होगा, यहाँ से देख लो, है ना। ये असलियत में क्या चीज़ है, ये y1 है भाई, ये असलियत में क्या चीज़ है, f ऑफ x2 यानी कि y2, क्योंकि f ऑफ x को ही तो y बोलते हैं ना मेरे भाई। तो अगर ये x1 होगा तो y1 आ जाएगा, x2 होगा तो y2 आ जाएगा, कहने का ये मतलब है। अब ये y बराबर है कि नहीं ये हमें चेक करना है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखो यार, है ना। बहुत आसानी से, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं है भाई, आगे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है भैंसियाँ। क्यों, क्योंकि देखो x1 क्या है, x1 लेस देन 0 है यानी ऋणात्मक है, माइनस वी मतलब नेगेटिव पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, देखो 1 माइनस x1 क्या है, नेगेटिव, x1 ऋणात्मक है भाई, लेस देन 0 है, तो ये माइनस वो माइनस, इसमें माइनस छुपा हुआ है क्योंकि ये लेस देन 0 है, तो ये माइनस वो माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो मतलब क्या है साहब, मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी की बात करूं जो नीचे लिखा हुआ है हर में, ये अंश ये हर है ना, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, यानी 1 प्लस समथिंग है, तो ये क्या बन जाएगा सर, पॉजिटिव। अब अगर मैं इस पूरे की ही बात करने लग जाऊं, पूरे का मतलब समझते हो ना, इस पूरे की, ये जो पूरा है ये क्या बन जाएगा, ऊपर नेगेटिव आ रहा है, नीचे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये ओवरऑल नेगेटिव है। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ x2 की अगर मैं बात करूँ तो x2 क्या है, पॉजिटिव है, x2 पॉजिटिव में 1 जोड़ोगे यार, ये भी अगेन पॉजिटिव ही मिलना है आपको। अब अगर मैं ओवरऑल देखूँ, ये ओवरऑल देखूँ तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव सर पॉजिटिव ही आता है, मतलब ये वाली चीज़ नेगेटिव है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर नहीं हो सकता है मेरे भाई, नहीं हो सकता है ना। तो अगर इसको y1 बोलूँ, इसको y2 बोलूँ, तो y1 इज नॉट इक्वल टू y1। ये हरा वाला पार्ट रफ वर्क है, आप नहीं भी लिखो तो सही है ना, बाकी लिख दोगे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो y1 y2 के बराबर ही नहीं आ रहा, तो ये वही वाला केस हो गया कि अगर x अलग अलग थे तो उनका y भी अलग अलग है भाई, अगर ये है तो ये अगेन एक ही है, 1 1 है। बात समझ में आई। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई x अलग अलग थे तो y भी तो अलग अलग है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि जो फलन है एक ही है, थर्ड केस में भी, है ना, एक ही है, ठीक है। ऐसे ही अगला केस बनेगा यार, है ना। इसी तरह केस 4, है ना, हम क्या बोलेंगे, केस 4, है ना, केस 4 कब, जब जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, x1 लेस देन 0 तो यहाँ पे x1 ग्रेटर देन 0 कर दो, है ना, एंड ठीक है, वाह, ठीक है, x2 था तो इसको छोटा कर दो यहाँ पे, है ना। हम सीधा सीधा बोल सकते हैं केस 3 की तरह, मतलब इसको हमें सॉल्व नहीं करना, है ना। ये भी एक ही है, यहाँ भी एक ही फंक्शन, मतलब है ना, एक ही है, क्लियर हो गया। तो अब सीधा सीधा आप क्या बोल सकते हो, केस 1 2 3 4 से, है ना, क्योंकि जैसे यार यहाँ था वैसे वहाँ कैलकुलेट जरूरत नहीं है ना। फलन एक ही है, फलन एक ही किस लिए भाई, किसके लिए, एक ही है सभी x के लिए यार, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब हमने x को यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में करा था कि भाई x के ऊपर ये कंडीशन लगा दी, वो कंडीशन लगा दी, वो कंडीशन लगा दी, लेकिन अगर हम सारे केस को मिला रहे हैं ना, तो कोई भी रियल नंबर पे हम चेक कर रहे हैं, चारों केस में हमने सारे जो भी तालमेल हो सकता है तो सब चेक कर लिया, मतलब सभी x के लिए जो डोमेन में आ रहे हैं,
डोमेन क्या है इसका, x बिलोंग टू R, ठीक है, x रियल नंबर, तो सबके लिए एक एक ही है, तो फंक्शन एक एक ही तो प्रूफ हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया। अब आच्छादक यानी ऑन टू है कि नहीं ये चेक करते हैं। ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा था, पहले एफ ऑफ एक्स उतारो, है ना। ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा था कि भैया देखो, है ना, आच्छादक चेक करने के लिए, है ना, हम क्या बोलेंगे, अब फलन का आच्छादक होना, है ना, या फिर अब आच्छादक चेक करने के लिए, है ना, अब सीधा सीधा मैं कर रहा हूँ अब, ठीक है। कितना था, एफ ऑफ एक्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस मोड एक्स, यही था। अब आच्छादक चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था भाई कि यार इसको आप वाई पुट करते हो, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस मोड एक्स। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ देखो यहाँ से y की दो वैल्यू आएंगी, है ना, y की दो वैल्यूज आएंगी, y इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस एक्स, क्योंकि ये मोड को आप प्लस माइनस से तो ओपन करो दोगे, तो यहाँ से दो केस बन जाएंगे भाई, है ना, यहाँ से दो केस बन जाएंगे। कौन कौन से दो केस बनेंगे यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। यहाँ से ये वाला केस बनेगा या तो, ठीक है, कि y जो है ना, वो बराबर है x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि ये प्लस के साथ साइन तब लोगे जब x नेगेटिव नहीं है, या तो 0 है या पॉजिटिव है ना। या फिर इसके अलावा एक केस और हो सकता है यहाँ पे, है ना। वो केस क्या होगा, वो केस ये वाला होगा कि भैया y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस के साथ ओपन हो जाएगा ये, यानी कि x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये कब होगा, ये सर तब होगा जब x नेगेटिव रहा हो, तभी वो माइनस से ओपन हुआ होगा। अब इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा, है ना, इसको इसी के लिए सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा, है ना, तो इसको देखो, y इंटू 1 हो जाएगा y इंटू एक्स हो जाएगा y(x) बराबर हो जाएगा x को एक तरफ लाओ, है ना। बेसिक में आपको सिखा चुका हूँ भाई कैसे करते हैं। यहाँ पे x को एक तरफ बचाना है, सब कुछ एक्सप्रेशन y में ले जाना है, पहले स्टेप हम ये करते हैं, याद आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये y उधर जाएगा माइनस वाई, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा y माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशन देखेंगे कि भाई ये एक्सप्रेशन आ ही कब रहा है, जब x यहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब मैं क्या बोलूँगा कि यार x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तभी तो ये वाला एक्सप्रेशन आया है ना, तभी तो ये वाला एक्सप्रेशन आया है ना। अब आपको पता है कि यार ये जो वैल्यू है ना x की, वो यही तो है। तो क्या मैं इस x की जगह वो चीज़ पुट कर सकता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू है, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस 1। अब हम यहाँ पे वेवी कर्व मेथड लगा देंगे। वेवी कर्व मेथड क्या होता है मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आप लोग, है ना, सिंपली एक काम करना, ठीक है, सिंपली एक काम करना कि वेवी कर्व मेथड का एक लेक्चर देख लेना कहीं से भी ऑनलाइन, आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो वेवी कर्व मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, जो भी वेरिएबल है ना x में या y में, जिसमें भी आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट नेगेटिव ना हो। जैसे यहाँ पे माइनस वाई दिख रहा है ना, -1, तो भाई माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दो। माइनस से दोनों तरफ गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, देखो, है ना, ये यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y, और माइनस से गुणा किया तो इनइक्वालिटी चेंज रहेगी भाई, उधर भी माइनस से इधर भी माइनस से, है ना, नीचे वाले को मत छेड़ना। जब ये हो जाए तो क्या करना होता है, देखो वेवी कर्व मेथड में, जिसको ना समझ में आए टेंशन मत लेना यार, वेवी कर्व मेथड इस एक क्वेश्चन के लिए बताने लग जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, आप देख लेना। मैं जितना भी हो सकता है ट्राई कर रहा हूँ, है ना, जितना काम चलाऊँ। तो आपको क्या करना होता है, इसको 0 के बराबर रखो, y बराबर 0, किस पे 0 हो रहा है, तो y बराबर 0 पे ये 0 हो जाएगा, इसको अलग से, और नीचे वाले को अलग से। जब ऊपर वाला अलग से 0 रखोगे तो y बराबर 0 अपने अलग से रफ में कहीं रख के देखो, y बराबर 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। और नीचे वाले को रखोगे y माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको। तो y 0 और 1 है, तो नंबर लाइन पे कहीं भी 0 1 लिख दो, लेफ्ट में छोटा और राइट में बड़ा लिखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या। फिर आप राइट से प्लस माइनस प्लस लिखते हुए आओ, है ना। अब इवन पावर यहाँ पे है नहीं, तो इवन वाला केस में डिस्कस नहीं कर रहा। जैसे किसी की पावर अगर इवन होती तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता, है ना। अब वो आप यार देख लेना अलग से, बट अभी के लिए देखो ये आ गया। अब हमको देखना होता है हम इनमें से प्लस वाला रीजन ले या माइनस वाला। वो कैसे पता लगता है, हमारा एक्सप्रेशन जो भी है एक तरफ 0 बचना चाहिए, तभी वेवी कर्व मेथड लगाओगे। जैसे एक तरफ 0 था ना,
तभी मैंने वी कर्व मेथड लगाया। अब जीरो के इस तरफ वाली चीज़ जीरो से छोटी है कि बड़ी, जीरो से, है ना, इक्वल तो बहुत भूल जाओ अभी, जीरो से छोटा है ना, या बराबर, तो मतलब छोटा ना, छोटा का मतलब नेगेटिव, जीरो छोटा क्या तो नेगेटिव, यानी नेगेटिव वाला रीजन अपना आंसर होगा। तो नेगेटिव वाला रीजन अपना आंसर होगा, और किनारे किनारे वाले पॉइंट इंक्लूड होंगे या नहीं ये डिपेंड करता है यहाँ पे इक्वल है कि नहीं। अगर यहाँ इक्वल है, अगर यहाँ इक्वल है तो जो ऊपर से आया है क्रिटिकल पॉइंट वही इंक्लूड होगा, नीचे वाला तो कभी इंक्लूड नहीं होता। जैसे 1 जो आया ना वो नीचे से आया, जब इसको हमने 0 रखा तो 1 आया, तो नीचे वाली चीज़ तो कभी इंक्लूड नहीं होती, तो ये ओपन ही रहेगा। लेकिन इक्वल है तो ऊपर वाली चीज़ इंक्लूड होती है, तो इसको डार्क कर देना। यानी कि यहाँ से जो अपना y है ना, यहाँ से इसका मतलब इसके एक्सप्रेशन के लिए y जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं रेंज निकालना चाहता हूँ भाई। मैं रेंज क्यों निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आच्छादक दिखाना है। आच्छादक के लिए मतलब क्या, या तो आप ऐसे सोचो कि यहाँ पर जितने y हैं सभी के लिए x बैठा हुआ है, या फिर आप सोचो कि सब y किसी ना किसी की इमेज अगर बन जाएंगे तो मतलब जो इसकी रेंज होगी, जो परिसर होगा, है ना, वही क्या होगा, सहप्रांत होगा। परिसर और सहप्रांत बराबर है तब भी वो ऑन टू होता है ना। तो मैं वही निकाल रहा हूँ यार कि परिसर निकल जाए। परिसर क्या होता है, y की वैल्यूज का एक समुच्चय बना दो, तो ये रहा परिसर। लेकिन ये परिसर पूरे फंक्शन के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ एक केस के लिए जब x यहाँ पे है। अब हम वहाँ पर भी चेक करेंगे ऐसे ही। यहाँ पे अगर आप आओगे तो वही चीज़ करो, y इंटू 1 y हो गया, y इंटू माइनस एक्स माइनस वाई एक्स हो गया, बराबर यहाँ पे आ गया x। इसको उस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्स, है ना, x कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई, और बराबर हो जाएगा y। x की वैल्यू ये नीचे आ जाएगा, मैं इसको इस तरफ दिख रहा हूँ, तो हो जाएगा y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई, है ना। अब फिर से अगर मैं वही काम करूँ जो मैंने आपको बताया था, तो इसको अलग से 0 के बराबर रखोगे, है ना, लेकिन इनइक्वालिटी होनी चाहिए पहले, तो इक्वल है ना। इनइक्वालिटी कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, x 0 से छोटा है, हम मुझे पता है x क्या है, 0 से छोटा, और इस x की वैल्यू क्या है, ये रही भाई। तो यानी x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई। अब इनइक्वालिटी आ गई ना भाई, अब इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। y का कोई भी कोफिशिएंट या गुणांक नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा अब कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पे इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो ये 0 आता है, इसको करेंगे तो -1, यानी -1 और 0, छोटे वाले को लेफ्ट में। फिर से आप इस तरफ से प्लस माइनस प्लस लगा दो, है ना। अगर इवन पावर होती कहीं किसी की तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट होता, वो मैं भी नहीं सिखा रहा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, है ना, जैसे यहाँ पे ऑड पावर है 1, यहाँ पे ऑड पावर है 1, तब सीधा प्लस माइनस लगाते रहो, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि हमें कौन सा लेना है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन 0 से क्या है, छोटा, 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव वाला रीजन अपने काम का है। तो नेगेटिव वाला रीजन अपने काम का हो गया। अब किनारे वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, क्यों, जब यहाँ पे इक्वल टू हो तब आप सोचो इंक्लूड होगा कि नहीं। जब में भी इक्वल टू ही नहीं है, फिर चाहे वो नीचे का हो चाहे ऊपर से आया हो, इंक्लूड नहीं होता है। तो मतलब यहाँ से y, है ना, यहाँ से y का परिसर क्या आएगा, y -1 से तो बड़ा आएगा और 0 से छोटा आएगा, इंक्लूड नहीं हुआ, है ना। केस 1 केस 2 को मिला के अगर हम देखें, है ना, हम यहाँ लिखूंगा फ्रॉम केस 1 एंड 2, केस 1 और 2 से, है ना, y की टोटल वैल्यू कितनी आएगी। देखो कहाँ से कहाँ तक, सबसे छोटा क्या है, लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में सबसे छोटा कहाँ तक गया है, 0, है ना। या फिर इसका एक सिंपल तरीका है, आप रफ में ना ये बना लो, है ना, रफ में आप ऐसा बनाओ और जितने नंबर इस लाइन पे दिख रहे हैं सब लिख लो। 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, यही 3 नंबर दिख रहे हैं, 0 1 या -1। 0 2 बार आ रहा है, कोई बात नहीं, -1 0 और 1 में सबसे छोटा कौन है, -1 सबसे लेफ्ट में लिखना, फिर कौन है 0, फिर कौन है 1, बस इनको एक साथ बना लो। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो ये कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 से 1 तक गया है ना, 0 से 1 तक, 0 इंक्लूड है, 1 तक गया है, मतलब यहाँ पे, और 1 तक नहीं, 1 से पहले, यानी 1 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो -1 से 0 तक गया है, -1 ये रहा, से नहीं गया बल्कि -1 से आगे से, -1 इंक्लूड नहीं है, और कहाँ तक गया, यहाँ तक। अब हमें क्या देखना है, इसमें आता है ये वाला केस है या फिर ये वाला केस है, चाहे ये वाला यानी प्लस का तो ओपन होगा या माइनस का। जब या आ जाए तो इनका यूनियन लिया जाता है, मतलब एक बार भी लाइन चली गई जहाँ से, वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इसको अगर मैं इसकी परछाई यहाँ डालूँ तो देखो इस पर परछाई नहीं पड़ेगी, ये परछाई पड़ गई इसकी यहाँ पे और इसकी यहाँ पे, तो टोटल यहाँ आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें आप देखोगे 0 से सिर्फ 1 तक जा पा रहे हो, 0 से 1 तक, उसमें आप देखोगे -1 से 0, यानी -1 से पूरा 0 तक चले जाओ, ठीक है, -1 से 0 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 1 था, 0 से 1 था, और वहाँ पे क्या है, -1 से 0, है ना, -1 से 0, तो टोटल कितना हो गया, -1 से 1। तो y की टोटल कितनी हो गई, -1 से 1 तक नहीं है, बल्कि इक्वल होता तब हम बोलते तक इक्वल नहीं है। तो ये हो गया परिसर,
टोटल फंक्शन है, क्योंकि केस 1 केस 2 दोनों को मिला के आया है, तो केस 1 और केस 2 दोनों को मिला के देख रहे हैं तो y की ये वैल्यूज आ रही है, तो ये परिसर हुआ ना इसका, क्योंकि अभी हमने टोटल फंक्शन के परिसर की बात करी है ना। y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वही परिसर होता है ना मेरे भाई, ठीक है, वही परिसर होता है। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया मैं फिर से समझा दूं भाई, फिर से एक बार आपको बता दूं कि ये देखो केस 1 के लिए आया है, ये देखो केस 2 के लिए आया है, इन दोनों को मिला के अगर आपको देखना है ना तो आप ऐसे देखोगे, यहीं बना देता हूँ है ना, इन दोनों को मिला के, जिसको नहीं समझ में आ रहा, वैसे यार ये अलग टॉपिक था है ना, वी करो मेथड आपको आना चाहिए उसके बाद, पर कोई बात नहीं। ठीक है, और जिसको लगे कि भाई ये तो अलाउड नहीं है CBSE या फिर आपके स्कूल एग्जाम में, तो ये चीज़ मत बनाना, रफ में बना लेना या मिटा देना, किसको क्या पता लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y क्या है, 0 से 1, एक ही लाइन पे कर दो यार है ना, यहाँ पे पहले लिख लो कौन कौन से नंबर हैं, -1 0 1 है ना, एक लाइन पे कर लो। आपको क्या करना है, 0 से लेके 1 से पहले तक जाना है ना, 0 इंक्लूड है, 1 से पहले तक यहाँ गए, फिर आपको क्या करना है, -1 से 0, -1 इंक्लूड नहीं करना, 0 इंक्लूड, कोई बात नहीं, एक बार आ गया तो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आप देखोगे -1 से 1 तक का आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो टोटल ये हो गया परिसर। अब हमें पता है यार कि इस सवाल में सहप्रांत क्या था, इस सवाल में सहप्रांत भी तो यही था और परिसर भी वही आया है ना, तो यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो थोड़ा छोटा कर लो क्या, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे परिसर जो है वो भी यही है और जो सहप्रांत था वो भी यही था। परिसर और सहप्रांत क्या है, बराबर बराबर है, परिसर और सहप्रांत क्या है, बराबर बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि फलन आच्छादक है ना, इसका मतलब क्या है कि फलन आच्छादक है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक फलन है ये जो कि R2R डिफाइंड है ना, फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, R2R। फलन क्या है सर, f(x) = x³, ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इसमें हमें एक ही दिखाना है ना, एक ही है ना, यानी इंजेक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ से यार सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं फॉर ऑल x1 x2, जो कि इसका डोमेन वाला नहीं R से बिलोंग कर रहे हो है ना, फिर हम क्या बोलते हैं, माना, एक के लिए ऐसे ही करते हो ना, माना f(x1) बराबर आ गया f(x2), इसका क्या मतलब हो भाई, x पुट कर रहे हो x³ दे रहा है, x1 पुट करोगे x1³ देगा, x2 पुट करोगे x2³ देगा, पावर विषम है यानी कि ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधा क्यूब रूट ले लो, तो x1 बराबर x2 आ जाएगा है ना। अगर यहाँ पे इवन होता तो प्लस माइनस साथ होता, तब सोचते हैं हम थोड़ा आगे है ना, बट यहाँ पे इतना ही चलेगा। इसका मतलब फलन एक ही है, हो गया प्रूफ, फलन एक ही है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बहुत आसान सा सवाल है ना, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। यहाँ कह रहा है एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है, px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, उस पर विचार कीजिए निम्नलिखित तरह से है ना, px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। पहली बात तो ध्यान से दो, देखो यहाँ पे कि भैया जो एक r हमें परिभाषित करना है ना, वो किस में डिफाइंड है, px में। px क्या है, पावर सेट है भैया है ना, पावर सेट मैंने आपको पढ़ाया था है ना, जो सभी उप समुच्चयों का समुच्चय हो जाए। ठीक है ना, जैसे x एक समुच्चय है, अब x के जितने भी उप समुच्चय होंगे उनका भी उनका एक समुच्चय बनाएंगे तो पावर सेट कहलाएगा। तो x का जो पावर सेट है उससे x के ही पावर सेट में ये रिलेशन डिफाइंड है। हमसे बोला क्या है कि भाई px में से जो भी उप समुच्चय आ रहे हैं a और b है ना, a b से रिलेटेड होगा यदि और केवल यदि a उप समुच्चय है b का। अभी ये जो चीज अजीब सी लिखी हुई है, मेरे को सिंपल लैंग्वेज में लिख के दिखाता हूँ, पहले बार पढ़ लेते हैं। आगे अगर है क्या r px में एक तुल्यता संबंध है। देखो ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला गया। यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया x जो है ना, ये एक समुच्चय है जो रिक्त समुच्चय नहीं है, बस रिक्त मतलब एम्प्टी, खाली नहीं है, खाली के अलावा कोई भी है ये। ठीक है, तो x जो है ये अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त मतलब जो रिक्त ना हो है ना, ये क्या है, अरिक्त समुच्चय है। जो क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज लिखी हुई है उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ है ना, उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शॉर्ट में लिख पाऊँ पहले, ताकि आप क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे। यहाँ समझ लो, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे है ना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो ए और बी जो है ना, ये px में है कहीं, ए और बी कहाँ है, px में है कहीं है ना। जैसे तुम समझो, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, x में मान लो अगर ये एलिमेंट है 1 और 2,
है ना। तो पावर सेट ऑफ एक्स में क्या आएगा, एक्स के जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हैं सभी का एक समुच्चय बना दो। जैसे है ना, इसका एक उपसमुच्चय ये हो जाएगा, इसका दूसरा उपसमुच्चय ये हो जाएगा एक्स का, ठीक है। एक्स का तीसरा उपसमुच्चय खुद ही एक्स ही हो जाएगा, यानी कि 1 2, और एम्प्टी सेट यानी रिक्त सबका ही उपसमुच्चय होता है। तो सफ़ेद में जो मैंने लिखा व्हाइट कलर से, है ना, जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा है सर, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको सभी उपसमुच्चय दिख रहे हैं एक्स के, और वो पी एक्स के लिए एक अवयव का काम करते हैं। समझ में आ गया। जैसे अगर इसको मान लो मैं ए बोल दूँ, इस वाले समुच्चय को मैं बी बोल दूँ, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा ना भाई कि ए तो इसके अंदर है, बी भी इसके अंदर है। यानी कि यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि जो ए है ना भाई और जो बी है ना, ये दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसको, पी एक्स को, है ना। देखो ये जो ये है, ये उपसमुच्चय एक्स का तो उपसमुच्चय है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, एक एलिमेंट होगा पी एक्स के लिए। ये हमने क्लास 11 में देखा था। अब इसी को यार मैंने ए मान लिया है, तो मतलब पावर सेट का तो एक एलिमेंट होगा ना ए, और उसी तरह से बी। तो कह रहे हैं कि मान लो ए और बी जो उपसमुच्चय थे ना एक्स के, उन्हीं में से कोई एक है, मतलब पावर सेट का एलिमेंट है, यानी पावर सेट के अंदर है। तब ए बी से रिलेटेड होगा, ए संबंधित होगा बी से, यदि और केवल यदि का निशान ये होता है, मैंने आपको समझाया था। यदि और केवल यदि ए उपसमुच्चय हो जाए बी का भी, ए बी का भी उपसमुच्चय हो। समझ में आ गया। ये तो खैर एग्जाम्पल के लिए था, इसको हटा दो, ठीक है। तो यार अब मुझे दिखाने की क्या ये तुल्यता संबंध है। फिर से क्वेश्चन समझ लो कि एक्स एक कोई अरिक्त समुच्चय था, ठीक है। रिलेशन इस के पावर सेट से इसी के पावर सेट में डिफाइंड है ना। ए और बी पावर सेट के कोई एलिमेंट रहे होंगे, और हमें दिखाना है कि ए बी से संबंधित तभी होगा, हमें मतलब डेफिनेशन बताई गई है, ए बी से तभी संबंधित हो सकता है जब ए बी का सबसेट हो। अगर ए बी का सबसेट है तो ए बी से इस रिलेशन रिलेट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अब हमें दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो उसके लिए पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, यानी कि हम स्वतुल्य है कि नहीं, पहले ये चेक करेंगे। अगर वो होगा तो हम आगे बढ़ेंगे भाई, है ना, सममित पे जाएंगे। अगर वो भी होगा तो और आगे बढ़ेंगे, ट्रांजिटिविटी यानी कि, ठीक है, संक्रामकता चेक करेंगे। अगर तीनों होगा तो ये तुल्यता होगा। पहले एक एक चेक करते हैं, है ना। तो स्वतुल्य के लिए हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे कि भाई देखो स्वयं का स्वयं से लिंक होना जरूरी है ना। जैसे ए अगर ए से ही रिलेट हो जाए तो ए का डबलेट आ गया ना, ऐसे लिखते थे ना हम, ए कोमा ए रिलेट होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो डोमेन वाला सेट होता था यहाँ पे, है ना, ए से। तो इसी चीज को लिखने का मैंने आपको बताया था कि ए कोमा ए बिलोंग करता है आर से। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ए रिलेटेड है ए से, है ना। ये दोनों सेम चीज़ है यार, लिखने का तरीका बदल दिया आपने, या तो यहाँ से पढ़ा होगा इस तरीके से, बट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अपने क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मेट यूज किया गया लिखने का, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर मैं दूसरा वाला फॉर्मेट यूज करूं तो जो इन्होंने ये लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बी से रिलेटेड, यानी ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में। अब इसी चीज़ को इन्होंने ऐसे लिख दिया तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा भाई कि अगर मैं ऐसे लिखता तो बी की जगह ए, अगर ए को मैं ए रिलेट कर जाता तो हो जाता ना अपना काम। तो मैं क्या बोलूंगा, ए को ए से रिलेट करके दिखाना है मुझे। मैं बोलूंगा प्रत्येक समुच्चय, है ना, ये हमें पता है कि प्रत्येक समुच्चय, ध्यान दो, हमें तो दिखाना ये उसका क्या बन जाए, उपसमुच्चय। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय तो होता है भाई, उपसमुच्चय होता है। अगर प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है तो इसका मतलब ए भी उपसमुच्चय होगा ए का, है ना। अब अगर ए का उपसमुच्चय हो गया, इसका मतलब ए रिलेटेड हो गया ए से, स्वयं से रिलेट हो गया तो मतलब क्या, ये रिफ्लेक्सिव हो गया ए को माना। ये वही चीज है यार, सेम चीज है ना। तो ये हो गया तो मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव है ना। इसका मतलब कि जो यहाँ पर आर है यानी संबंध है वो रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य है, वह स्वतुल्य है। अच्छा, स्वतुल्य तो हो गया। अब सम्मित है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, सम्मित है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं भाई, है ना। यहाँ पे करते, थोड़ा जगह बना लो पहले। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं सम्मित है कि नहीं। देखो यार, मैं क्या बोलूँगा, सम्मित के लिए क्या करते थे, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, माना ए रिलेटेड है बी से, इसका मतलब है कि ए जो है वो सबसेट रहा होगा बी का, है ना। परंतु
इसका उल्टा जरूरी है क्या? परंतु बी सबसेट हो ए का ऐसा जरूरी नहीं है भाई, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है साहब कि अगर आपको ये बताया जाए कि ए बी का सबसेट है तो क्या जरूरी है बी भी ए का सबसेट होगा? नहीं है भाई। एक ही केस में हो सकता है जब ए और बी बराबर हो। अगर ए और बी बराबर हैं तो ए बी का सबसेट होगा तो बी भी ए का सबसेट होगा, लेकिन अगर नहीं है तो तब तो नहीं होगा ना। किसी एक केस में भी अगर नहीं है तो बस यानी कि ये सम्मित नहीं है, यानी कि आर जो है वो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब अगर सम्मित नहीं है तो हमें संक्रामकता चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? सम्मित नहीं है तो हम बोल सकते हैं संक्रामक हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, हमें जो चेक करना था तुल्यता वो तो हो ही नहीं सकता, तो हम बोलेंगे आर तुल्यता संबंध नहीं है ना। आर उसको चेक किए बिना ही आर तुल्यता संबंध नहीं है, आर तुल्यता संबंध नहीं है। बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट खींच लो, है ना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि समुच्चय इससे स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो है ना, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। मैंने कहा कि भाई ये जो समुच्चय दिया गया ना, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे करते हुए प्रथम n प्राकृतिक संख्या आ रही है, उस समुच्चय का नाम n हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं एक r है ना, r है कि फलन है ना, एक फलन है सर, एक क्या है, फलन है जो a टू a से ही डिफाइन, a टू a में ही डिफाइंड है ना। अब जरा इसको समझो एक बार, है ना, इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, कि अगर कोई फलन स्वयं से स्वयं तक डिफाइंड होगा तो इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा। ध्यान से देखना कि भाई जो फलन है ये अगर a टू a तक ही डिफाइंड है ना, तो इससे खास बात हो जाती है कि दोनों में जितने अवयव हैं वो बराबर बराबर होते हैं। मतलब इसके पास अगर 1 2 3 ऐसे करते 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 n अवयव हैं टोटल, तो इसके पास भी तो n ही होंगे ना भाई, क्योंकि ये वही सेट है, वही समुच्चय है, इसके पास भी n होंगे। और अब बोला गया है कि जो फलन है ये आच्छादक है ना, क्वेश्चन में, है ना, प्रश्न अनुसार, है ना, क्या बोला गया, प्रश्न अनुसार, जरा ध्यान से देखना, प्रश्न के अनुसार हमसे ये बोला गया है ना, फलन आच्छादक हो, फलन क्या हो, आच्छादक हो, है ना, फलन आच्छादक हो, ये बोला है ना। परंतु यहाँ पे हम बोल सकते हैं परंतु यहाँ पे जितने पूर्व प्रतिबिंब होंगे उतने ही प्रतिबिंब भी बनेंगे। भाई देखो ना, भाई आच्छादक कहने का मतलब है क्या, कि इसके पास जितने भी वाई हैं, जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं, सबको तीर जाके लगना चाहिए, सब किसी ना किसी का प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे n प्रतिबिंब हैं और यहाँ का एक बंदा केवल एक ही तीर चला सकता है, ऐसा नहीं किसी एक बंदे ने 2 को तीर मार दिया होगा, तो n बंदों के लिए कम से कम n बंदे होने चाहिए। अब इसको इतने लंबे चौड़े में नहीं समझ पाओगे। सोचो यहाँ पे अगर 3 लोग हैं और मैं कहूँ यहाँ पे जो बंदे खड़े हैं ना वो इनको तीर मारेंगे, है ना, यहाँ वाले बंदे इधर वाले को तीर मारेंगे। यहाँ से एक बंदा केवल और केवल एक तीर चलाएगा और एक तीर से कम कोई नहीं चलाएगा, मतलब सबको तो एक तीर चलाना ही है, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। तो सोचो अगर यहाँ पे 3 बंदे हैं, इधर से तीर ही तीर चल रहे हैं और तीनों को लगना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि एक बंदा ने इसको तीर मारा, दूसरे ने भी इसको मार दिया? नहीं। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका तीर इसको लगेगा, वो छूट जाएगा, जैसे वो छूटेगा वो आच्छादक नहीं होगा। तो मतलब कोई छूटे भी ना और सब एक एक तीर चलाएं, तो मतलब 3 बंदे 3 अलग अलग को तीर मारेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे जितने प्रतिबिंब है उतने ही पूर्व प्रतिबिंब हो और ये आच्छादक भी हो, तो ये तभी हो सकता है जब ये एक एक ही भी हो, क्योंकि अगर ये एक एक ही नहीं हुआ, बहु एक हो गया, तो कोई ना कोई वहाँ छूट जाएगा पक्का। बात समझ में आ गई। परंतु यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, परंतु, है ना, परंतु पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों की संख्या इस क्वेश्चन में, है ना, की संख्या बराबर है प्रतिबिंबों की संख्या। आप देख लो यार, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं, जितने होंगे वहाँ पे उतने होंगे प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी, है ना, ऐसा तभी होगा, एक बार देख लो, ऐसा तभी होगा जब f एक ही भी हो। मेरे कहने का मतलब है, जो अब तक मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाया ना,
कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई आच्छादक फलन हो और जितने एलिमेंट यहाँ हो उतने यहाँ हो, अगर ये दोनों बराबर हैं, इसके पास 5 तो उसके पास 5, इसके पास 6 तो उसके पास 6, और ये आच्छादक बनना चाहता है तो इसको एक एक ही भी बनना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप बना के देख लो रफ में। समझ में आ गई बात? तो एक एक ही भी है तो मतलब कुल एक एक ही फलन बोल लो या कुल आच्छादक फलन बोलो, दोनों की संख्या बराबर होगी। हमसे आच्छादक पूछा है तो हम बोलेंगे कुल आच्छादक फलन, कुल आच्छादक फलन। आप कहोगे फायदा क्या हुआ ये पता करने का कि ये फलन एक एक ही भी होगा? मैं बोलूँगा फायदा ये हुआ सर कि अब एक एक ही के हिसाब से ही काउंट करना आसान रहेगा। मान लो एक किसी को तीर मारना चाहता है, अभी हमें नहीं पता कि किसको जाके तीर मारा इसने, है ना, हमें ये नहीं पता कि किसको तीर मारा, बट किसी को तो तीर मारेगा, कोई तो इसकी पूर्व प्रतिबिंब बनेगी, मतलब किसी एलिमेंट के साथ सेटिंग होगी ना इसकी। तो यानी कि मान लो एक ने इससे सेटिंग कर ली, है ना, हो सकता है एक का मन इस पे ना इस पे आ जाए भाई, है ना, दिल है कहीं भी आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक के पास चॉइसेस कितनी है, n चॉइसेस हैं, लेकिन कनेक्शन किसी एक से ही बिल्ड हो सकता है भाई, चाहे उससे चाहे उससे चाहे उससे, लेकिन चॉइसेस कितने हैं, तरीके कितने हो सकते हैं n। तो यहाँ पे n तरीका हो गया, काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई। मान लो n ने इससे सेटिंग कर ली, है ना, वो वाली नहीं, मतलब ये पूर्व इमेज और वो इमेज बन गया, ठीक है। तो अब 2 के पास कितनी चॉइसेस है भाई, इसने अगर उसको तीर मार दिया तो 2 इसको तीर मार ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसने इसको तीर मार दिया तो बाकी लोग एक ही एक तीर चला सकते हैं, कोई ना कोई एलिमेंट वहां से छूट जाएगा, है ना, तो इसको किसी और को तीर मारना पड़ेगा, मतलब इनमें से किसी एक को तीर मारना पड़ेगा। कितने लोग हैं टोटल? n लोग थे, उसमें से एक गायब कर दो, n-1, है ना, यानी 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं भाई, 2 के पास टोटल चॉइसेस कितनी है, n-1। काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई, है ना। मान लो 2 ने इसको तीर मार दिया, 3 के पास कितनी चॉइसेस हैं भाई, n में से 2 लोग निकल गए ना भाई, है ना, तो अब इसके पास कितनी चॉइसेस है, n-2। ये वाली चीज़ आप तब नहीं सोच पाते जब ये फंक्शन मैनी वन भी होता, क्योंकि अगर मैनी वन होता तो ये भी सोच सकता था कि अब तो उसको तीर मार दे, बट इसीलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया भाई फंक्शन एक ही भी होगा इस केस में। तो अब हम ये चीज़ सोच पा रहे हैं, है ना। तो मान लो 3 ने इसको मार दिया, अगले वाले के पास चॉइस कम होते 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 थर्ड लास्ट के पास 3 चॉइस बचेंगी, सेकंड लास्ट के पास 2, जो आखिर में एक बचेगा उसके पास एक ही चॉइस बचेगी। अब आपको पता है n गुणा n-1 गुणा n-2 ऐसे करते 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 ये क्या होता है भाई, ये होता है n फैक्टोरियल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भाई, n फैक्टोरियल फंक्शन होंगे। बात समझ में आती है तो स्क्रीनशॉट मारो और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है भैंस की आँख, है ना। मैं देखो इसको उतारूंगा नहीं यार बहुत ज़्यादा, मैं यहीं पे दिख देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ कि देखो एक समुच्चय A है जिसके पास ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं, एक समुच्चय B है जिसके पास अगेन ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 फलन बताए गए हैं f और g a to b तक ही डिफाइंड है दोनों, यानी 2 फलन है, एक है f और एक है g, है ना, एक है f और एक है g, दोनों समुच्चय A से B में डिफाइंड है भाई साहब, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि f ऑफ x की डेफिनेशन देखो ये रही, f ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कब, जैसी बात है जब x इसके डोमेन से बिलोंग करे, डोमेन क्या है दोनों का यही है, ठीक है। और एक दूसरा फलन है g, है ना, एक दूसरा फलन है g जिसकी डेफिनेशन क्या है, g ऑफ x क्या आता है भाई, gx क्या आता है, मतलब gx आता है ये, है ना, 2 गुना मॉडुलस फंक्शन x माइनस 1/2 माइनस 1, जाहिर सी बात है x कहाँ से बिलोंग करेगा, उसके डोमेन से, है ना, g का भी डोमेन क्या है यही है। हमसे बोल रहा है कि क्या f और g समान है, मतलब इक्वल फंक्शन है, इक्वल फलन है, बराबर है या नहीं है, बताओ। तो देखो यार 2 फलन बराबर कब होते हैं, पहली बात तो दोनों का डोमेन और दोनों का कोडोमेन बराबर हो, दोनों का परिसर बराबर हो, है ना, और हर एक एलिमेंट के लिए, है ना, जैसे अगर मान लो मैं f को इसके डोमेन में कौन कौन आ रहा है, a में जो एलिमेंट -1, f1 पे वैल्यू निकालूं, जो आएगा वही g1 पे, 1 नहीं -1 है ना, तो -1 पे वही आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैं f अगला क्या है 0, तो f0 पे जो निकालूं वही g0 आना चाहिए, वही क्या आना चाहिए, g0 आना चाहिए, क्या हुआ, ठीक है। ऐसे ही जो मैं यहाँ पर f ऑफ 1 निकालूंगा वही यहाँ पर g ऑफ 1 आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से जो यहाँ पे मैं f ऑफ 2 निकालूंगा वही यहाँ पर g ऑफ 2 आना चाहिए। कहने का मतलब है कि
है ना। पहली बात तो एफ और जी दोनों ए से बिलोंग करने चाहिए, और एफ ऑफ ए जितना आता है उतना ही जी ऑफ ए आना चाहिए, कहने का ये मतलब है। ठीक है, कि अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने -1 रखा, इसके अंदर -1 रखो यार, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, और यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 +1 कितना 2 हो जाएगा। जरा यहाँ पे रख के देखो, -1 रखोगे इसके अंदर तो -1 माइनस आधा, यानी कि माइनस का 1.5, है ना। मोड़ हटाओगे तो क्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा प्लस का 1.5, यानी 3/2। 3/2 का डबल करोगे 3 में से 1 गया 2, ये तो देखो बराबर आ गया। एफ ऑफ -1 जी ऑफ -1 दोनों सेम होने चाहिए, आ गया। अब बात करते हैं जीरो की। एफ ऑफ 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे जी ऑफ 0 रखोगे तो 0 रखा तो कितना हो जाएगा -1/2, मोड निकालोगे 1/2, डबल करोगे तो 1 -1 0, तो देखो ये दोनों ही बराबर आ गए। अब एफ ऑफ 1 निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 0 आ गया। यहाँ पे जी ऑफ 1 निकालते हैं जरा, है ना। जी ऑफ 1 निकालोगे तो 1 में से आधा गया आधा, आधा का डबल 1 में से 1 गया 0, ठीक है, दोनों सेम आ गए। एफ ऑफ 2 निकालते हैं, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे एफ ऑफ 2 निकालोगे तो 2 में से आधा गया, कितना बचेगा 1.5 का डबल हो गया 3 में से 1 गया 2, ठीक है। ये देखो अब आप देख पा रहोगे कि भैया यहाँ पे तो एफ ऑफ ए जो भी आप रख रहे हो, ए मतलब क्या, ए मतलब जो इसके डोमेन में एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो सभी, है ना, चाहे वो ए हो, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, वही जी ऑफ ए आ रहा है क्या हर बार, बिल्कुल आ रहा है भाई, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ऑल मतलब सारे के सारे, है ना। और आपको पता है कि एफ और चाहे एफ की बात कर लो चाहे जी की बात कर लो, दोनों यहाँ से यहीं तक सेम में डिफाइन होने चाहिए। अगर एफ ए टू बी है तो जी भी है, बी टू ए टू बी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है एफ और जी आपस में क्या है, इक्वल है, समान फलन है। बात समझ में आ गई है अगर, तो छठा क्वेश्चन करते हैं। छठे क्वेश्चन में देखो बहुत आसान है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना यार, एक बार सामने चढ़ जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि ए के पास ये एलिमेंट है ना, देखो ए के पास क्या एलिमेंट है, 1 2 3 ये एलिमेंट है, तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो, जो स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, की संख्या क्या है ना। तो हम बोलेंगे प्रश्न, है ना, प्रश्न के मुताबिक संबंध, है ना। मान लेते हैं सबसे छोटा संबंध क्या हो सकता है, प्रश्न के मुताबिक सबसे छोटा संबंध मान लेते हैं, है ना, सबसे छोटा, जो भी सबसे छोटा बन सकता है पहले वो देखते हैं कि भाई सबसे छोटा संबंध जो प्रश्न की कंडीशन को सेटिस्फाई करे क्या बन सकता है। तो प्रश्न में बोला है भैया स्वतुल्य तो हो, स्वतुल्य मतलब इसके पास 1 है तो 1 1 होना चाहिए, इसके डोमेन में अगर 2 है तो 2 2 तो होना ही चाहिए, इसके डोमेन में 3 है तो 3 3 होना ही चाहिए। और बोला इन्होंने कि 1 2 1 3 को इंक्लूड करता हो, भाई साहब 1 2 को इंक्लूड करता हो, 1 3 को इंक्लूड करता हो, और है ना। अभी तक हमने ये दिखा दिया कि चलो स्वतुल्य तो है ये, है ना, और सम्मित भी हो। अब सम्मित होने का मतलब क्या हुआ भाई, सम्मित होने का मतलब अगर यहाँ पे 1 2 है तो उसका उल्टा तो 2 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 होना चाहिए, और ये तो ठीक है चलो, है ना, 1 1 खुद का उल्टा होता है, ये तो ठीक है। तो मतलब अब तक हमने देखा तो सम्मित भी हो गया, संक्रामक नहीं होना चाहिए भाई। संक्रामक नहीं होने के लिए अगर ए बी है बी सी है तो ए सी ना हो। चलो चेक करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं, है ना, चेक करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 3 है, ये 3 3 है, ठीक है। तो अगर मैं 1 3 पहले लिख दूँ 3 3 बाद में लिखूँ तो ये आ गया 1 3 होना चाहिए, 1 3 तो है, चलो इससे तो काम नहीं बन रहा, ये तो संक्रामक हो जा रहा, मतलब है भी, सपोर्ट में है। और कुछ अगर आपको दिखे, है ना, यहाँ पे बस आपको ढूंढना है यार, है ना, आपको बस क्या करना है, ढूंढना है उन चीज़ों को जो ये दिखा दे कि ये संक्रामक नहीं है। जैसे इसमें कहीं 3 2 आ रहा है क्या, 3 2 नहीं आ रहा। 3 2 कैसे बन सकता है, किसी का पहला वाला 3 हो एंड वाला 2 हो, ऐसा है क्या कहीं, यहाँ से बन सकता है क्या, देख लेते हैं। 3 2 3 1 एक लिया मैंने अगर, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, लास्ट का 2 होना चाहिए, 1 2 1 2 ये रहा, देखो, है ना। तो यहाँ पे ए बी बी सी देखो दिख रहा है, ए सी क्या बनेगा 3 2, क्या इसमें 3 2 है, क्या इसमें 3 2 है, नहीं, तो ये संक्रामक नहीं है। मतलब जैसा क्वेश्चन में इन्होंने बोला था हमने वो दिखा दिया, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो 3 1 है रिलेशन में, है ना, एंड 3 1 है यानी ए बी का काम कर रहा है, और कौन सा 1 2 है ना,
बट, है ना, लेकिन कुछ भी आप लिख दो यार, बट, है ना, ये देखो 1 1 हो गया, 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब ये संक्रामक तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब क्या कोई और रिलेशन बन सकती है, चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। पहली बात तो ये है, आपको पता होना चाहिए, देखो ये देखो ना रफली है, क्यों, क्योंकि हमें करके नहीं दिखाना ना, ये MCQ है। पहली बात तो कि जो रिलेशन होती है वो A क्रॉस A का एक उपसमुच्चय ही होता है। अगर A के पास ये 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो A क्रॉस A के पास टोटल 9 एलिमेंट होंगे, 3 गुणा 3। उन 9 में से कौन कौन से बच गए हैं, है ना, बचे हुए, है ना, लेफ्ट बचे हुए, बचे अवयव क्या है, बचे अवयव किसके बचे अवयव, इसके, है ना। बचे अवयव क्या क्या है यार, एक बार जरा चेक कर लूँ मैं। बचे अवयव कहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पे रफली वाइट से। बचे देखो 1 1 लिख चुके हैं, है ना, देखो ना यार, यहाँ पे मुझे क्रॉस प्रोडक्ट किसका निकालना है, 1 2 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 आएगा, रिलेशन लिख चुके हैं, 1 2 आएगा लिख चुके हैं, 1 3 आएगा लिख चुके हैं, 2 1 आएगा लिख चुके हैं, 2 2 आएगा लिख चुके हैं, 2 3, 2 3 नहीं लिखा हमने, तो बचे हुए अवयव 1 तो 2 3 है। पहले मैं लिस्ट बना लूँ, मुझे सोचने में आसानी होगी। फिर 3 की बात करूँ तो 3 1 लिख चुके हैं, 3 2 नहीं लिखा, 3 2 नहीं लिखा भाई, 3 2 नहीं लिखा है, और 1 2 3 4 5 6 7 था, दोनों हो गए यार, अब कोई नहीं। तो अब मुझे क्या करना है कि सबसे छोटा रिलेशन तो ये है, देखो जो भी कंडीशन थी उसके हिसाब से इससे छोटा तो आप कुछ बना नहीं पाओगे भाई, क्योंकि सबसे छोटा ही ये बना है कंडीशन के हिसाब से। अब इसके अलावा अगर आपको रिलेशन बड़ी करनी है तो भाई जो A क्रॉस A के बचे हुए हैं उनको यहाँ पे रखना होगा। मान लो मैं किसी एक को रख दूँ, इसको मैंने जैसे ही 2 3 रखा, अब क्योंकि मुझे सम्मित बनाना है, क्योंकि सम्मित तो होना चाहिए ना भाई, तो सम्मित के लिए मुझे इसका उल्टा है नहीं 3 2 रखना पड़ जाएगा, नहीं ये भी रख दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको 3 2 रखूंगा, ये अपने काम का ही नहीं रहेगा। काम का क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगा, संक्रामक भी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यार देखो ना A क्रॉस A में 9 अवयव आ सकते थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो यूनिवर्सल सार्वत्रिक संबंध हो गया। सार्वत्रिक संबंध बन गया तो ये ट्रांजिटिव भी हो ही जाएगा, है ना, आपको AB BC AC भी मिल ही जाएगा। तो मतलब अपने काम का नहीं है, ऐसा रिलेशन एक ही मिल रहा है अपने काम का, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन। छठा हो गया। सातवें की बात करें अगर हम, तो सातवें भी देखो वही चीज चल रही है भाई, है ना। कह रहा है कि 1 2 वाले तुल्यता संबंध है ना। तो ऐसे संबंध कितने होंगे, चलो सीधा सीधा कर रहा हूँ। तुल्यता संबंध है ना, तो 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए कम से कम। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है 1 2 होना चाहिए। तो अगर मैं 1 2 लिखता हूँ, अगर मैं 1 2 लिखता हूँ तो क्या मुझे यहाँ पर इसका उल्टा 2 1 लिखना पड़ जाएगा, बिल्कुल। क्यों भाई, क्योंकि यार तुल्यता संबंध है तो सम्मित भी रहा होगा, है ना। ये तो अपने उल्टे खुद ही होते हैं हर कोई, ये अपना ये अपना ये अपना। लेकिन 1 2 का उल्टा तो 2 1 होता है, वो लिखना पड़ जाएगा भाई। अब जैसे मैंने 1 2 लिखा तो ये AB हो गया, BC तो AC यानी 1 1 लिखना पड़ता, लेकिन 1 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसी बाकी ये चेक कर लो, है ना। ये 2 पे खत्म, ये 2 से शुरू, जैसे ये 1 2 2 पे खत्म, तो कौन 2 से शुरू हो रहा है, 2 2, तो ये 2 2 हो गया, यानी कि BB सेम, तो AC क्या 1 2, तो 1 2 पहले से बैठा हुआ है। ऐसे आप और कहीं भी चेक करोगे ना, आपको मिलेगा कि भाई ये ट्रांजिटिव भी है, तो तुल्यता संबंध तो है, ये तुल्यता है, हो गया। अब मैं पहले सोचूंगा A क्रॉस A के बचे हुए अवयव कौन कौन से हैं, A क्रॉस A के, है ना, ताकि मेरे को रिलेशन बड़ी करने में आसानी हो। बचे अवयव, है ना, सारे नहीं लिखने, जो बचे अवयव हो गए, है ना। अब आपको पता है A क्रॉस A का मतलब क्या, A के पास क्या है 1 2 3, इसका क्रॉस निकालना है 1 2 3 से, है ना। तो 1 इंटू 1 1 1 बनेगा, लिख चुके हैं। 1 इंटू 2 लिख चुके हैं, 1 इंटू 3 नहीं लिखा है। तो बचे हुए में एक तो आ जाएगा 1 3, क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 वाली लाइन में देखें अगर हम, तो 2 1 लिख चुके हैं, फिर 2 2 लिख चुके हैं, फिर 2 3, 2 3 नहीं लिखा हमने। फिर 3 की अगर हम बात करें तो इसका 3 उसका 1, 3 1 नहीं लिखा, तो 3 1 भी आएगा। 3 2 की बात करें तो वो भी नहीं लिखा भाई, है ना, 3 2 भी नहीं लिखा, आप चाहे चेक कर लो यहाँ पे, है ना। 3 3 हम लिख चुके हैं, तो 1 लिखेंगे। ये बच्चे अवयव थे। अगर मुझे रिलेशन को बड़ा करना है, R2 की बात करनी है, कोई और रिलेशन ऐसा है क्या, तो देखो ये सबसे छोटा था, मतलब कम से कम इतना तो हो गई भाई। मैं जो भी लिखूंगा इतना नहीं रहेगा तो बात ही नहीं बनेगी। इसके अलावा मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या, इसके अलावा देखो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, जो A क्रॉस A में बच गया वहीं से तो उठाऊंगा। मैं किसी एक को उठा लूँ, अगर मान लो मैंने 1 3 उठा लिया, तो मुझे 3 1 भी लिखना पड़ जाएगा भाई, सम्मित भी होना चाहिए तुल्यता के लिए, तो यानी कि ये भी उठा लूँगा, ये उठाऊंगा तो, है ना। जैसे ही मैंने इतना उठाया, है ना, जैसे ही मैंने इतना उठाया, अब मैं चेक करूँगा कि ये ट्रांजिटिव है क्या। अगर ये ट्रांजिटिव यानी संक्रामक है तो यहीं पे छोड़ दूंगा, फिर अगला ढूंढूंगा। चलो एक बार चेक करते हैं,
है ना, कोई रिलेशन ढूंढो ऐसा कि शायद ये ना हो, है ना, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मेरे पास 2 3 बच रहा है, 3 2 देखते हैं कि अगर किसी को 3 2 की ज़रूरत है तो वो तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया है। 3 2 AC में कब आएगा, 3 2 AC में कब आएगा, जब यहाँ पर क्या आ जाए 3 और यहाँ पे क्या आ जाए 2, है ना। किसी का शुरू में 3 और एंड में 2 दिख रहा है और ये दोनों सेम दिख रहा है। शुरू में 3 और जैसे यहाँ पे 3 1 आ गया, 3 1, है ना, 3 1 आ गया और लास्ट में 2 किसका है 1 के, 1 2। देखो यार, है ना, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग तरह सा कुछ किया है। मैंने कहा देखो 3 1 मौजूद है भाई, 3 1 यहाँ से मौजूद है और 1 2 यहाँ से मौजूद है, तो 1 1 कॉमन हो गया। ये B का काम कर रहा है तो AC का काम 3 2 करेगा। 3 2 यहाँ पे है ही नहीं भाई, 3 2 यहाँ पे नहीं है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 2 को भी लाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 3 2 को लाऊंगा इसके अंदर, अब मुझे मजबूरी में 2 3 को भी लाना पड़ेगा। अब यार सारे ही आ गए, इससे बड़ा रिलेशन बन नहीं सकता, इससे छोटा नहीं बन सकता, तो टोटल 2 ही रिलेशन है अपने पास, 1 और 1 2, है ना। तो इसका ऑप्शन B करेक्ट है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा इस लेक्चर का, है ना। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है @हिंदी मीडियम आर्मी, और क्लास का टाइम याद रखना, है ना। अभी रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी, है ना, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए रेगुलर नहीं हो रहा था। अभी आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी और शाम को 9 बजे होंगी TTS में, है ना, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। तो इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को देखने के धन्यवाद, थैंक यू।